अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये कूलम्स लॉ का पार्ट बी होगा, क्योंकि पार्ट ए में मैंने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट और उसका फार्मूला किस तरह से ड्राइव होता है और किस तरह से रिलेटेड इजी एमसीक्यूज़ और हार्ड एमसीक्यूज़ किस तरह से पूछे जाते हैं, वैल्यूज़, एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, डायमेंशन, ये सब जो है प्रीवियस वीडियो में पार्ट ए के नाम से आपको मिलेगी। कूलम्स लॉ लेक्चर 2 पार्ट ए, ठीक है। सो देख लीजिएगा, यहाँ तक जो है मैं कवर करवा चुकी थी विद एमसीक्यूज़ कि किस तरह से कॉन्सेप्चुअल एंड इजी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सो ये सेकंड पार्ट है जो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q1 ऑन Q2 इज़ गिवन। ये कह रहे हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट होती है ना Q1 के ज़रिए किस पर, ऑन Q2 पर, ये Q2 है, इस पर Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पर वो ये दी गई है कि F21, ठीक है, क्योंकि Q2 पे लग रही है तो F21 होगा, F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, ठीक है। और रेडियस भी ये है वेक्टर रेडियस ना, जिसको हम जो है लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, लेकिन वैसे ये इतना डिटेल में नीड नहीं है, ठीक है। सो बस ये कह रहे हैं। और आगे देखेंगे फोर्स अगर एग्जैक्ट होगी बाई Q2 ऑन Q1, अगर Q1 पे होगी तो F12 होगा, ठीक है, बिकॉज Q1 पे लग रही है तो F Q2 अपॉन R स्क्वायर और रेडियस जो है 12 होगा, वेक्टर रेडियस, ठीक है। और ये एरो इस जानिब होगा क्योंकि Q1 पे लग रही है, ठीक है। बोथ फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्सेस जो है हमेशा इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये बात याद रखनी है कि जो फोर्सेस होती है ना, वो जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर या दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पे जो लगा रहा है ना, ये जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे दो चार्ज, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, बस उनकी जो डायरेक्शन होती है ना वो अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल Q1 इस जाने फोर्स लगा रहा है, Q2 जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन होती है फोर्स की, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल रहता है, ठीक है। कूलम्स लॉ ओबे दी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपने याद रखना है कि कूलम्स लॉ कौन सा न्यूटन का लॉ है जिसे ओबे करता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसे ओबे करता है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि फोर्सेस जो है वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। Q1 की राइट साइड पे है तो Q2 लेफ़्ट साइड पे Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 जो है राइट साइड पे Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। F12, ठीक है, जो Q1 पे लग रही थी और जो Q2 पे लग रही थी वो F21, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। देन यहाँ पे जो है नेगेटिव इस वजह से शो कर रहा है कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। इस वजह से ये न्यूटन थर्ड लॉ को इस तरह से फॉलो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ में यही होता है ना कि दो जो है फोर्सेस इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। सो अब इसमें मतलब ये जो मैंने पढ़ाया है इस सेक्शन से किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। सो जैसे कि 4 कूलम एंड 6 कूलम चार्जेस आर प्लेस नियर ईच अदर। अगर जो है 4 कूलम और 6 कूलम, ये जो सी है कूलम जो है ये यूनिट है किसका, चार्ज का, ठीक है। मीन ये आपको चार्ज दिए हुए 4 कूलम 6 कूलम चार्जेस आर प्लेस नियर ईच अदर, मतलब ये प्लेस किए गए हैं एक दूसरे के करीब, ठीक है। द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी चार्जेस विल बी। अब ये कह रहे हैं कि रेशियो बताएं फोर्स की जो कि इन चार्जेस पर लग रही है, तो वो आप किस तरह से निकालेंगे, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी आप जो है कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, रेशो निकालने लग जाएंगे, नहीं, हमेशा जो प्रोडक्ट होता है दो चार्जेस का, फोर्सेस का जो रेशो आपसे पूछा जाएगा वो 1/1 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं ऑप्शन ना। तो दो चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे पर जो फोर्स होते हैं वो इक्वल लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं ये 4 कूलम है तो ये तो कम फोर्स लगाएगा, ये ज़्यादा नहीं, हमेशा ये बात याद रखनी है। ऊपर भी मैंने ये बताया है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे।
बेशक एक चार्ज छोटा हो दूसरा बड़ा हो, लेकिन ये जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल लगाएंगे। इस वजह से 1:1 ही हमेशा जो है, जब भी आपसे रेशो ऑफ फोर्स पूछा जाए, दो चार्ज दिए जाए तो उनका 1:1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये बट फोर्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोर्स हमेशा इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, भले एक छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, इस वजह से बच्चे यहाँ पे जो है वो रॉन्ग ऑप्शन पिक करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी ध्यान से सो आप करेक्ट ऑप्शन पिक कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। सो कूलम्ब्स लॉ की हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। ठीक है, अब ये है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन इंसुलेटर। ठीक है, ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस बाय फैक्टर रिलेटिव परमेबिलिटी, R फॉर रिलेटिव। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि जब भी किसी इंसुलेटर को या डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह ले, जब भी हम उसको रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, मतलब जैसे कि दो चार्जेस के बिटवीन फ्री स्पेस होती है, एयर होती है ना, वो बात तो हम कर चुके। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसकी जगह जो है एयर या फ्री स्पेस की जगह हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटर को जो है पुट कर दें, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो कम कर देगा। जो फोर्स चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे थे वो फोर्स पहले से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है, कोई इंसुलेटर रख दिया है, जिसकी वजह से फोर्स जो है जो चार्ज पहले लगा रहे थे उससे कम हो जाएगी। ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस के दरमियान जो चार्ज जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे वो पहले से कम हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, और कितनी कम होगी, बाय फैक्टर ER। ठीक है, ER क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। ठीक है, तो इस जितना हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अपनी जो है वैल्यू होती है ER की ना, जैसे कि एयर की 1.0006 होती है। ठीक है, सबसे कम होती है ये। बेकेलाइट की 5 to 18 होती है, ग्लास की 4.8 to 10 होती है, रबर की 2.94 होती है, ट्रांसफार्मर ऑयल की 2.1 होती है। ठीक है, इस तरह से ये अमोनिया लिक्विड की 22 से 25 होती है, जर्मीनियम की 16, पैराफिन पेपर की 2, वाटर की 78.5। अब ये सारी वैल्यूज़ तो आपको याद नहीं रहेगी, सो आप ये याद रखिएगा कि एयर ही याद रख लीजिएगा 1.0006 जो कि सबसे कम होती है, और जो सबसे ज़्यादा होती है वाटर की होती है हाई 78.5। ये दो आप याद रख लीजिएगा। जब इस तरह की वैल्यूज़ होती है ना, तो उसमें सबसे लो और सबसे हाई ज़रूर याद रख लें, क्योंकि MCQs अगर आता भी है ना तो वो लो या हाई पूछेंगे। ठीक है, कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी सबसे लो किसकी है, तो आप एयर, और क्या वैल्यू है वो याद रखनी। अगर ये पूछे कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी सबसे हाई किसकी है, तो वाटर क्या है, तो 78.5 मतलब कितनी है। ठीक है, सो ये बताना चाह रही थी कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स पहले से कम हो जाती है चार्जेस के दरमियान, और कितनी कम होती है वो इनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बेकेलाइट रखा है तो 15 to 18 जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन अगर हमने वाटर रखा है तो 78.5 कम होगी। ठीक है, सो इस वजह से कह रहे हैं बाय फैक्टर ER। तो उम्मीद है कि वो FSC के स्टूडेंट जो कि पहले रट्टा लगा देते इस सेंटेंस का, अब उनको रट्टा लगाने की नीड नहीं होगी, और बाकी MD-CAT की जो प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, सो F मीडियम। ठीक है, मीडियम मीन जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, जो इंसुलेटर रखा है, और इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसका मतलब ये है कि जितनी जो है रिलेटिव परमिटिविटी, ये फार्मूला ये एज MCQs आ सकता है। मतलब कोई दो क्वांटिटीज़ आपको F वैक्यूम दे दी जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगी कि F मीडियम क्या हो जाएगी ना, तो F वैक्यूम ज़्यादा होगी वैल्यू, और ER की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर को किया होगा तो आपको दी भी होगी, अगर नहीं भी दी तो आपने याद की होगी। 78.5 रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो F मीडियम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, अब ये वही कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला है। कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको यही बताया था ना कि K किसके बराबर है, K बराबर है किसके, 1/4 पाई E0 के ना, तो हमने K की जगह ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला था F = K Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R² एज इट इज़ रखा, K की जगह हमने क्या किया, ये वैल्यू रख दी 1/4 पाई E0।
ठीक है, जो कि फ्री स्पेस के लिए थी। अब आप कहेंगे कि ई आर क्यों आया? ई आर इस वजह से आया क्योंकि अब यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस या एयर नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे क्या है, डायलैक्ट्रिक मीडियम है। तो डायलैक्ट्रिक मीडियम ई आर को शो कर रहा है, ठीक है। 1.4 पाई ई नॉट के की वैल्यू है, ई आर लग गया, इसका मतलब यहाँ पे अब एयर के अलावा या फ्री स्पेस के अलावा यहाँ पे कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम है, वो कौन सा है वो मैटर करता है, और उसके लिए ई आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, जो कि इस चार्ट में मैंने आपको बता दिया। देखें, ये रिलेटिव ई आर इज़ नॉन है, मतलब इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ये बात याद रखनी है। इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, डायलैक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये तीन नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में वो कहते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करे या डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करे, डायरेक्ट कोएफिशिएंट की वैल्यू मालूम करे, तो आपको पता होना चाहिए। इसे नहीं कि आपने एक ही नाम रटा हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट कांस्टेंट मालूम करें और आपको एफ वैक्यूम ऑफ मीडियम दिया और आप बाउलों की तरह सोच ही रहे हैं, तो फिर आप फंसेंगे। इस वजह से नाम याद रख लीजिएगा। ई आर इज़ कॉन्स्टेंट फॉर गिवन मटीरियल, ये तो मैंने दिखा दिया है कि ई आर जो है हर मटीरियल के लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल, और डिफरेंट है डिफरेंट मटीरियल के लिए, देख लिया है आपने खुद ही अपनी आँखों से। वैल्यू ऑफ ई आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और ये भी आपने देख लिया है कि यहाँ पे सारी वैल्यू जो मैंने आपको दिखाई है वो तमाम जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। जैसे कि एयर जो है वो इक्वल टू 1 है, बाकी तमाम जो है वो ग्रेटर टू 1 है, ठीक है। सो ये तो कोई रट्टे वाले लगाने की बात ही नहीं है। देखें, मैंने चार्ट से ही आपको दिखा दिया है, तो एफएससी वाले स्टूडेंट खुद ही लिख लीजिएगा क्योंकि आपको सब कुछ दिखा दिया है मैंने। तो वैल्यू ऑफ ई आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी। फॉर वैक्यूम के लिए आपने याद रखना है कि ई आर की वैल्यू 1 होती है वो, ठीक है। ऑप्शन में ये एमसीक्यूज आ चुका है कि एयर की वैल्यू क्या होती है। अगर सिर्फ 1 है और 3 ऑप्शन 2 3 4 इस तरह के कर दिए तो आपने करेक्ट ऑप्शन ई आर 1 लगाना है। लेकिन अगर 1 के साथ एक ऑप्शन में 1.0006 है तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि ये इसकी पूरी वैल्यू है, ठीक है। वैसे ये 1 ही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो फॉर वैक्यूम या एयर, ठीक है, उसके लिए ई आर की वैल्यू आप याद रखनी है। फॉर इंसुलेटिंग मटीरियल ई आर जो है हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ये वही बातें जो मैंने आपको बताई हुई है। मैंने आपको यहाँ पे यही बताया ना कि ई आर की वैल्यू इक्वल टू 1 है, किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। तो वही कह रहे हैं कि फॉर वैक्यूम ई आर 1। फिर मैंने आपसे कहा कि इंसुलेटिंग मटीरियल के लिए जो बाकी है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये जो एरो है, मतलब ये जो सिंबल है, ये हम इस तरह से कहते थे कि ये मछली का मुंह है। तो मछली का मुंह अब क्या है, यहाँ से बंद है, तो मतलब ये छोटा है, और यहाँ से मछली का मुंह खुला है, मतलब ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ई आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल। ये एज एमसीक्यूज आ चुका है। वो कहते हैं फॉर वैक्यूम के लिए क्या होगा, फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1 पे क्लिक करना है। ये काफ़ी ईजी एमसीक्यूज होगा अगर आएगा, तो फिर इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। अच्छा, और मेटल्स के लिए आपने याद रखना है कि ई नोट की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होती है। सो ये भी एज एमसीक्यूज आ चुका है कई बार। अच्छा, ई आर हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन, ये आपने याद रखना है कि ई आर का जो है कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। वो कहते हैं कि द ई आर यूनिट इज़ एमसीक्यूज में 3 ऑप्शन होंगे और एक चौथा ऑप्शन होगा नथिंग, ठीक है। सो आपने डी पे क्लिक करना है। तो ई आर का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आप कहेंगे कि ई नोट का तो था, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि ई नोट का वैल्यू ये है, ठीक है, ऐसा यूनिट ये है, बेस यूनिट ये है, डायमेंशन ये है। तो ई नोट की है, ई नोट अलग है। ई नोट और ई आर को मुझे उम्मीद है कि आप मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से मैंने पढ़ाया है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सब कुछ। जो अब तक आप रट्टा लगाते हुए आ रहे थे वो अब जो है आप समझ गए होंगे, और कोई रेक्टिफिकेशन की आपको नीड नहीं होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर इस तरह से है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी खुशी होती है, मैं भी इंसान हूँ आप लोग की तरह, ठीक है। तो ई आर का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। तो कमेंट कीजिएगा कि जी मैम हमें बहुत अच्छा समझ आया है, किसी ने भी हमें इससे पहले इस तरह से नहीं समझाया था, सब हमसे रट्टा लगवा रहे थे। हम पूछते थे कि ई आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डायलैक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, लेकिन कोई भी हमें नहीं कह रहा था कि जी हाँ इसके तीनों नेम हैं। किसी ने भी इस तरह से नहीं समझाया ई आर और ई नोट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारी
ये जो है कूलम्स लॉ जो था उसका पार्ट बी था। तो उम्मीद है कि कूलम्स लॉ जो है मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गई है, अच्छा ये जो मैं समझा रही हूँ ना, इसमें साथ साथ मैं आपको एक तो एमसीक्यूज़ की टाइप बताती हूँ कि किस लेवल के एमसीक्यूज़ किस तरह से पूछे जाते हैं, और साथ में ये भी बताती हूँ कि क्या चीज़ याद रखने की नीड है और क्या नहीं। सो ये काफ़ी अच्छी वीडियो है आप लोग के लिए। और देखिए, मैं एक तो टेस्ट ले रही हूँ और साथ में आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अब वीडियो लेक्चर तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन उसको देखना तो आपका काम है ना, या मैं आपके घर आऊँगी कि वीडियो लेक्चर देखा है या नहीं, तो वो आपका काम है। इस तरह से आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जब प्रेस करेंगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप कमेंट में मेंशन करें, ठीक है। जैसे अगर आपको फ़ायदा हुआ है और आपको नोटिफिकेशन से छुटकारा हासिल हो गया हो इस वीडियो की बदौलत, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी खुशी होती है। आप लोगों की कमेंट्स काफ़ी जो है अच्छे लगते हैं मुझे पढ़ना, और दिल खुश हो जाता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। सो इसी तरह से दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो मैंने आगाज़ किया है ना, ये ऐसे नोट्स हैं जो कि पंजाब, फेडरल और सिंध का निचोड़ बना के ना मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने हलवा रख दिया है। तो अगर आप इस हलवे को भी नहीं खाएंगे ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वैसे अल्लाह तो हम सब का ही मतलब हाफिज़ नाथ से बेशक, लेकिन मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो है तवज्जो से सारी वीडियोस देखें। और इंशाल्लाह टेस्ट का सिलेबस तो मैंने अनाउंस कर दिया है। कम्युनिटी पेज आप जाके विज़िट नहीं करते और आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम टेस्ट कहाँ पे होगा, क्या होगा। कम्युनिटी पेज को पूरा नीचे तक देखेंगे ना अब, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उसमें पुराने भी टेस्ट लिंक मौजूद है, तो इंशाल्लाह उस पर मैं एक शॉर्ट सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि आप लोग जो है विज़िट तो कम्युनिटी पेज को करते नहीं है, तो मैं उसको विज़िट करके एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको बता दूँगी इंशाल्लाह। सो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।